हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज बात करते हैं नर्वस सिस्टम की एक बीमारी के बारे में दोस्तों, जिसका नाम है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी। इस बीमारी के बारे में दोस्तों खास बात ये है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो पार्किंसंस डिसीज़ के सिम्टम के साथ बहुत ज़्यादा कुछ कुछ कॉमन होते हैं। तो कई बार इसकी डायग्नोसिस बनाने में दोस्तों वक्त भी ज़्यादा लग जाता है, कई बार इसकी डायग्नोसिस टाइम पे नहीं बन पाती और पेशेंट पार्किंसंस डिसीज़ की तरह से डायग्नोज हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब लेकिन अगर बीमारी मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी वाली है तो फिर उस ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं होता, फिर वापस डॉक्टर्स वर्कअप करते हैं और फिर पता लगता है कि मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। दोस्तों ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं ना, वो सब के सब प्रभावित हो जाते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट हो जाते हैं। तो ऑटोनॉमिक फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों? हमारी बॉडी में कुछ एक फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे अपने हमारे मतलब विचारों के कंट्रोल में नहीं होते, हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में नहीं होते, वो फंक्शंस अपने आप हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा खाने का डाइजेशन है, तो वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है ना, हम खाना खाते हैं वो अपने आप डाइजेस्ट होता है। हमें थोड़ी ना ऐसा कुछ भी अपनी आँत को या अपने पेट को कुछ भी कमांड देनी है कि उसके बाद खाना डाइजेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। बॉडी के अंदर एक सिस्टम है और वो अपने आप काम हो रहा है। ये दोस्तों ऑटोनॉमिक फंक्शन का एक एग्जांपल है। इसी तरह से जैसे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस होता है दोस्तों, वो भी ऑटोनॉमिक फंक्शन है। हम अपनी इच्छा शक्ति से अपना बीपी बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों हमारा हार्ट एक पर्टिकुलर रिदम में बीट करता है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों हमारे अंदर अपने आप होती हैं। इन चीज़ों को चलाने के लिए हमें लगातार विचार करने की, लगातार कमांड करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें अपने आप हो रही होती हैं। तो ये सब ऑटोनॉमिक फंक्शंस कहलाते हैं दोस्तों। और जानना ये इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में जो हमारी बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं, ये सब के सब नकारात्मक तरीके से प्रभावित होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये वाली बीमारी कॉम्प्लेक्स है। अनफॉर्चुनेटली क्या प्रॉब्लम है कि इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज अभी तक नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसमें कि जो भी सिम्टम्स होते हैं ना, उन सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में दोस्तों हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने बोला कि नर्वस सिस्टम की बीमारी है, तो जो भी इसमें चेंजेस होते हैं दोस्तों वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, मतलब हमारे ब्रेन में होते हैं मेनली। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं दोस्तों, तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जब एज हमारी 50 या 60 के आसपास होती है, तब इसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस भी पेशेंट को ये वाली बीमारी होनी है उसके अंदर। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इन टॉपिक्स में, क्योंकि मैं इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, जो बिल्कुल मॉडर्न साइंस के द्वारा वैलिडेटेड चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सरल भाषा में कोशिश करूंगा पूरी तरह से बताने की। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिम्टम्स के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी के, किस तरह से पार्किंसंस डिसीज से इस बीमारी में क्या डिफरेंस है, मोटा मोटा इस बारे में कवर करेंगे दोस्तों। इस बीमारी के कारण क्या हो सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं दोस्तों, इसकी डायग्नोसिस डॉक्टर्स किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या टेस्ट वगैरह होते हैं इसमें। साथ साथ दोस्तों इस बारे में भी बात करेंगे कि इस बीमारी का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, सिम्टम्स को रोकने के लिए दवाएं किस तरह की होती हैं, लाइफस्टाइल के प्रिकॉशंस किस तरह के लिए जा सकते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और दोस्तों फैमिली मेडिसिन में मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो दोस्तों हम सिम्टम्स की या लक्षणों की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी दोस्तों दो तरह की होती है मेनली। पहला पार्किंसोनियन और दूसरी सेरिबेलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पार्किंसोनियन टाइप है उसके अंदर मेन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं कि जो भी हमारी बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो जाए, वो धीमी गति से होना स्टार्ट हो जाए। मतलब कि जो भी हम गतिविधियां करते हैं अपने हाथों से पैरों से चलने फिरने की मूवमेंट की, उनमें स्लोनेस आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ साथ हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर स्टिफनेस आ सकती है, अकड़न आ सकती है। तो आप कोई भी मूवमेंट करते हैं तो वो मूवमेंट अब स्मूथ ना हो, बल्कि वो मूवमेंट करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो वो मूवमेंट धीरे धीरे से हो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अकड़न आ गई है, आपके हाथों में पैरों में अकड़न आ गई है। और इसमें क्या हो सकता है दोस्तों कि जिस तरह से हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है, जिस तरह से हम अपना पोस्चर बनाते हैं, उन चीज़ों में दोस्तों प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी बॉडी का बैलेंस अब ठीक से ना बन पाए, मतलब चलने फिरने में, खड़े होने में आपका ठीक से बैलेंस ना बन पाए, आपका पोस्चर ठीक ना हो। ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि इसमें फिर गिरने के आसार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लड़खड़ाने के आसार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। प्लस क्या हो सकता है कि जैसे आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, उनको मोड़ने में, उनको बेंड करने में डिफ़िकल्टी हो, ऐसी चीज़ देखी जा सकती है फ्रेंड्स। कंपन, मतलब कि जो ट्रेमर्स कहते हैं हम, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी इन पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं, ट्रेमर्स होना, कंपन होना। प्लस क्या होता है दोस्तों, जैसे आवाज़ है, तो पार्किंसोनियन टाइप मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में आवाज़ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा हस्की सी हो सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं बात करना कि जो सेरिबेलर टाइप मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है, उसमें मेन मेन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सेरिबेलर टाइप मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी का मतलब है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है उसका नाम होता है सेरिबेलम, वहाँ से ये वाला नाम लिया गया है सेरिबेलर। तो दोस्तों सेरिबेलम का काम होता है हमारी बॉडी में बैलेंस या कोऑर्डिनेशन बनाने का। तो जाहिर सी बात है कि अगर मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी सेरिबेलर टाइप की है, तो हमारी जो बॉडी में मांसपेशियां हैं उनमें कोऑर्डिनेशन का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बैलेंस का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है।
तो दोस्तों जब चलेंगे फिरेंगे तब भी ऐसा रहेगा कि लड़खड़ा ना जाएँ, या चलने के टाइम पे जो हमारे स्टेप्स होते हैं दोस्तों, वो भी काफ़ी चौड़े हो सकते हैं इस वाली बीमारी में। मतलब जिसे हम कहते हैं कि वाइड स्टेप्स लेकर के पेशेंट चल रहा है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को खड़े खड़े या चलते चलते बैलेंस ख़राब हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो अचानक से बैठना पड़ जाए, या अचानक से अनफॉर्चुनेटली गिर जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इस वाले टाइप में ये ध्यान रखना है कि मसल्स में इनकोऑर्डिनेशन या लॉस ऑफ बैलेंस एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। प्लस दोस्तों क्या हो सकता है कि कोई भी चीज़ को निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है। कोई भी चीज़ को इनफैक्ट चबाने में भी, च्यूइंग करने में भी दोस्तों डिफ़िकल्टी हो सकती है। दोस्तों विज़न में प्रॉब्लम आ सकती है इस वाले टाइप में। इसमें क्या हो सकता है दोस्तों कि एक के बजाय दो दिखना स्टार्ट हो सकते हैं, या कि दोस्तों धुंधला दिखना स्टार्ट हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि ब्लरिंग ऑफ विज़न हो गई। साथ साथ दोस्तों किसी भी चीज़ को अगर हम फोकस करते हैं ना, तो वो फोकस करने की भी जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, उसमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ सकता है पेशेंट को। मतलब किसी भी चीज़ को फोकस करके देखने में भी दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों स्पीच में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि स्लर्ड स्पीच हो जाए। स्लर्ड स्पीच तो इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ज़बान लड़खड़ा जाए। तो जो भी हम बोल रहे हैं या पेशेंट जो भी मतलब कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक से समझ में नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं, ज़बान लड़खड़ा सी गई है। बहुत ज़्यादा स्लो स्पीच भी हो सकती है कि बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वॉइस में बोल रहे हैं। मतलब जो आवाज़ है दोस्तों, जो बोलने का तरीका है, उसमें बदलाव आ सकते हैं इस वाले टाइप में। और फ्रेंड्स कंपन भी देखा जा सकता है, जिसे हम ट्रेमर्स कहते हैं इंग्लिश में, मतलब कि कांपना। तो इसमें वैसे बेसिकली एक्शन ट्रेमर्स होते हैं, जिसका मतलब होता है कि नॉर्मली तो ठीक ठाक है पेशेंट, लेकिन अगर कोई सपोज़ अपना हाथ उठाया ग्लास पकड़ने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए, उस टाइम पे जो कंपन है वो बढ़ गया। पार्किंसंस में इसका उल्टा होता है। पार्किंसंस में नॉर्मली जो ट्रेमर होते हैं वो रेस्टिंग की पोजीशन में होते हैं। जब कुछ काम वाम कर रहे हैं तो उस टाइम पे ट्रेमर्स खत्म हो जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। बट इसमें उल्टा है, इसमें एक्शन ट्रेमर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक डिमार्केटिंग फीचर है जो हमें मन में रखना चाहिए। तो ये तो हमने टाइप स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात कर ली कि अगर पार्किंसोनियन टाइप है तो क्या क्या सिम्टम्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर सेरिबेलर टाइप है तो कौन से सिम्टम्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कुछ एक कॉमन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं जो किसी भी टाइप में हो सकते हैं। दोस्तों पहली चीज़ है जिसका नाम है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, या इसे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। अब इस चीज़ को मैं आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या होता है कि हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर कम हो जाना, और पोस्चरल मतलब कि हमारे पोस्चर से संबंधित। तो मतलब हमारे पोस्चर में कुछ बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो दोस्तों क्या हो सकता है इन पेशेंट्स में कि अगर वो लेटे हुए हैं और वो झटके से बैठ गए या खड़े हो गए या चलना स्टार्ट कर दिया, तो उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से उनको दोस्तों डिजीनेस होना स्टार्ट हो गई, चक्कर आना, घबराहट होना स्टार्ट हो गई, आंखों के सामने अंधेरा आने लगा, ऐसा लगने लगा बेहोश हो जाएंगे, ये वाली कंडीशन आ गई। इसे हम कहते हैं दोस्तों पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो दोस्तों ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी का। बल्कि जब पेशेंट्स की डायग्नोसिस होती है तो नॉर्मली ये वाला जो सिम्टम है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है इनमें, कि लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, अचानक से खड़े हो गए या चलने लगे, तो उस टाइम पे ऐसा घबराहट हो गई, लगने लगा कि बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा आ गया है। मतलब उस टाइम पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया था इस वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये जान के रखना है कि ये वाला जो सिम्टम है ये इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी टाइप में कॉमनली देखा जा सकता है। अब दोस्तों हम बाकी सिम्टम्स की बात करते हैं। तो ऐसा हो सकता है पेशेंट को कि कॉन्स्टिपेशन बना रहे, कब्जियत बनी रहे। ऐसा भी हो सकता है कि बिना अपने कंट्रोल के यूरिन पास हो जाए, या बिना अपने कंट्रोल के दोस्तों स्टूल ही पास हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, जिसे हम इनकंटिनेंस कहते हैं। अगर यूरिन की प्रॉब्लम है तो यूरिनरी इनकंटिनेंस, और अगर स्टूल अपने आप पास हो जाते हैं बिना कंट्रोल के तो फीकल इनकंटिनेंस। ये दोनों चीज़ें, इनमें से कोई भी चीज़ मतलब देखी जा सकती है पेशेंट्स में। दोस्तों नींद से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ देखी जा सकती है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में। तो कॉमनली दोस्तों ये देखा जाता है कि सपोज़ अगर पेशेंट सो रहे हैं या सो रही हैं और कोई सपना वपना देख रहे हैं, तो फिर उन्होंने उस सपने को एक्ट आउट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि रियल लाइफ में उस सपने को उन्होंने एक तरह से अभिनय करना स्टार्ट कर दिया, उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, रोल प्ले होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक्टिंग आउट ड्रीम्स कहते हैं इसे, और ये कॉमनली देखा जाता है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में। पार्किंसंस में ऐसा नहीं होता। प्लस दोस्तों स्लीप में और क्या हो सकता है कि सोने के टाइम पे जो सांस लेने की दोस्तों पद्धति होती है ना, वो ऐसा हो सकता है कि सांस बहुत ज़्यादा हार्श साउंड के साथ में ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण आवाज़ के साथ में सांस आ रही है अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि जो स्लीप एपनिया वाली चीज़ होती है कि सोने के टाइम पे दोस्तों कुछ समय के लिए सांस लेने वाली प्रोसेस पूरी तरह से बंद हो गई, और उसके बाद फिर आफ्टर सम टाइम, मतलब कि कुछ सेकंड के बाद वो दोबारा स्टार्ट हुई। तो कुछ समय के लिए पेशेंट ने सांस ली ही नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सांस हमारे अंदर नहीं जा रही है तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है दोस्तों, और ये वाली चीज़ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। तो स्लीप के अपने अपने ये सारे के सारे दोस्तों सिम्टम्स हैं जो मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी के पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा खर्राटे लेने वाली चीज़ पैदा हो जाए, डेवलप हो जाए। मतलब कि पहले स्नोरिंग नहीं होती थी, लेकिन बीमारी की वजह से स्नोरिंग भी डेवलप हो जाए। स्नोरिंग भी अपना एक सिम्टम होता है दोस्तों मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में। अगर हम दोस्तों सेक्सुअल फंक्शंस की बात करें तो मेल और फीमेल, मतलब महिलाओं पुरुषों दोनों में ही लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि सेक्सुअल रिलेशंस बनाने की जो अंदर से एक मोटिवेशन होती है, एक इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, उसमें कमी आ जाना या पूरी तरह से ख़त्म हो जाना।
प्लस पुरुषों में क्या हो सकता है दोस्तों, इंपोर्टेंस हो सकती है। इसका मतलब हो गया कि जो भी सेक्सुअल एक्ट के दौरान मेल सेक्स ऑर्गन में इरेक्शन होता है, स्ट्रेंथ होती है, उसमें कमी आ जाना। दोस्तों वैस्कुलर सिस्टम प्रभावित होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे ब्लड की थोड़ी पूलिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब कि ज़्यादा समय के लिए ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पे दोस्तों हाथ में पैरों में मोस्टली कलर के स्किन कलर के चेंजेस आना स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसा देखा जा सकता है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में जो पसीना बनता है, जो स्वेट बनता है, वो बनना अब कम हो जाए, तो हम कहते हैं स्वेट प्रोडक्शन कम हो गया। इसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों कि बॉडी में हीट इंटॉलरेंस हो सकती है, कि अगर थोड़ी सी भी गर्मी है ना माहौल में, तो फिर ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये चीज़ बेतहाशा परेशान कर रही है। बहुत ज़्यादा पेशेंट इससे अफेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इससे एंग्जाइटी में आ सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हीट इंटॉलरेंस मतलब आप समझ रहे होंगे। प्लस और क्या हो सकता है कि ऑटोनॉमिक फंक्शन एक हमारी बॉडी का ये भी होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल है, वो भी हमारे अपने हाथ में थोड़ी ना होता है कि हम उसे सोच करके गवर्न कर रहे हैं, वो भी अंदर सेट होता है। तो टेम्परेचर कंट्रोल प्रभावित होने की वजह से दोस्तों क्या हो सकता है कि हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हों, ऐसी कंडीशन हो सकती है। दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ वाले सिम्टम्स भी इन पेशेंट्स में कॉमनली देखे जाते हैं। मतलब आप ये समझ लो लगभग 1/3 पेशेंट जो है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी के, उनके अंदर कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ के या इमोशनल या कॉग्निटिव चेंजेस जिसे हम कहते हैं, जो हमारे ब्रेन के इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं, वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से पेशेंट नॉर्मली जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, जो हमारी नॉर्मल थॉट प्रोसेस होती है, वो अफेक्ट हो जाए। जिस तरह से हम चीज़ों को दोस्तों समझते हैं, संज्ञान लेते हैं उनका, वो चीज़ प्रभावित हो जाए। जो हमारी इमोशनल कैपेसिटी होती है दोस्तों, जो हमारा एक इमोशनल तरीका होता है चीज़ों के साथ में कनेक्ट करने का, रिएक्ट करने का दोस्तों, वो एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। तो इससे क्या हो सकता है कि पेशेंट दोस्तों एंग्जाइटी में आ सकते हैं, मतलब उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा चिंता आ सकती है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ सकते हैं कि बिल्कुल उदासी में ही हैं, लगातार उदासी में बने हुए हैं। दोस्तों पेशेंट्स को कॉन्संट्रेट करने में, मतलब फोकस करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट्स को बहुत जल्दी जल्दी दोस्तों पैनिक डिसऑर्डर हो जाए, पैनिक अटैक पड़ना स्टार्ट हो जाए। किसी भी छोटी मोटी कंडीशन में भी, या सब कुछ ठीक भी है तब भी उनके अंदर एक बिल्कुल पैनिक वाली सिचुएशन आ जाए। तो हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है, अगर हम उनकी फैमिली या फ्रेंड्स को बिलोंग करते हैं, कि ऐसी सारी कंडीशंस उनके अंदर पैदा हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि वो दोस्तों किसी भी जगह पे थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करना स्टार्ट कर दें इमोशनली, मतलब कि अगर कोई ऐसी बात नहीं भी है तब भी बहुत ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर दें, या कोई ऐसी बात नहीं भी है तब भी बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दें, आंखों से आंसू ही आ रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। तो आप ये समझें कि ये चीज़ उनके हाथ में नहीं है। तो इनअप्रोप्रिएट अचानक से हंसना या अचानक से रोना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इमोशनल जो इनस्टेबिलिटी वाली हैं दोस्तों, इन पेशेंट्स में देखी जा सकती हैं। कभी कभी दोस्तों सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं इन पेशेंट्स के अंदर, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। दोस्तों अगर हम बात करें कि पार्किंसन से इसमें क्या डिफरेंस है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में, तो डिफरेंस तो वैसे काफ़ी सारे हैं। धीरे धीरे और भी बात करते रहेंगे इस बारे में। अभी जैसे मुझे एक चीज़ याद आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि पार्किंसंस डिसीज़ में क्या होता है दोस्तों, कि हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है नाइग्रोस्ट्रिएटल एरिया। अब उस पार्ट में क्या होता है दोस्तों कि जो नर्व सेल्स होती हैं, मतलब जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं ब्रेन की, वो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो डोपामिन बनाती हैं। ठीक है, अब उन कोशिकाओं की संख्या कम होने लग जाती है पार्किंसंस डिसीज़ में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डोपामिन नाम का जो केमिकल है दोस्तों, वो बनना कम हो जाता है। तो उसकी वजह से सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि पेशेंट को जो मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, जो पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, जो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं उसके मूवमेंट, कंपन वगैरह, ये सब चीज़ें पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में क्या होता है दोस्तों कि ब्रेन में कुछ एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, मतलब ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेरिबेलम हो गया, या कि ब्रेन स्टेम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बेसल गैंग्लिया हो गया। तो दोस्तों इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं ब्रेन में, उसके उन पार्ट्स में क्या होता है कि जो उनके अंदर नर्व सेल्स हैं, उनमें मतलब इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, कि वो जो नर्व सेल्स हैं उनकी हेल्थ ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से दोस्तों सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में, कि ना सिर्फ नर्व सेल्स अफेक्ट होती हैं, बल्कि जो नर्व सेल्स को सपोर्ट करने वाली सेल्स होती हैं ना आसपास, जिन्हें हम ग्लायल सेल्स कहते हैं, जिनकी संख्या नॉर्मली 10 टाइम्स ज़्यादा होती है नर्व सेल्स से, 10 गुना ज़्यादा होती है, वो ग्लायल सेल्स भी दोस्तों प्रभावित होना स्टार्ट हो जाती है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में। ग्लायल सेल्स का एक काम और भी होता है दोस्तों, कि वो माइलिन बनाती हैं। माइलिन दोस्तों क्या होता है, एक फैटी सब्सटेंस होता है, और इसका काम होता है कि नर्व सेल को ये पूरी तरह से बाहर से इंसुलेट कर देता है, मतलब एक कोटिंग बना देता है। अब उस कोटिंग को बनाने से क्या होता है कि नर्व सेल जो है उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन कायदे से पास होती है, मतलब ठीक से पास होकर के दूसरी नर्व सेल तक पहुंचती है। अगर ये ठीक से कोटिंग नहीं होगी ना, तो इन्फॉर्मेशन ठीक से पास नहीं हो पाएगी, और बॉडी को ठीक से पता नहीं लग पाएगा कि क्या करना है। बॉडी की सेल्स को ठीक से कमांड नहीं मिल पाएगी, और वो सेल्स फिर ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो नर्व सेल्स का वैसे काम यही होता है ना, कि जो भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है, जो कमांड पास ऑन करनी होती है, वो करती है थ्रू केमिकल्स, करती है थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स, करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ठीक से तभी पास हो सकती हैं जबकि जो माइलिन नाम की कोटिंग है, वो कोटिंग ठीक से रहे। आप इसका एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल तार है, अगर
अगर उसकी कोटिंग नहीं होती है ना प्लास्टिक वाली, तो फिर वो उससे करंट जो है वो ठीक से फ्लो नहीं कर पाता, कोटिंग ज़रूरी होती है। सेम चीज़ हमारी ह्यूमन बॉडी में है। तो ग्लायल सेल्स जो हैं वो ये भी बनाती है माइलिन। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर जो भी अफेक्टेड ब्रेन के पार्ट हैं मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में, तो जब उनकी जांच की गई माइक्रोस्कोप के अंदर, तो देखा गया कि जो भी नर्व सेल्स थी उनके अंदर अल्फा साइन्यूक्लिन नाम का सब्सटेंस बहुत ज़्यादा पाया गया, नाम का प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया गया। तो ये नहीं पता कि इसके ज़्यादा बनने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं या कि कुछ और प्रॉब्लम्स है, ये एक इंसिडेंटल डिस्कवरी है, ये नहीं पता। लेकिन ये एक फैक्ट है जो पार्किंसंस डिसीज़ से इस चीज़ को अलग करता है कि जो भी अफेक्टेड नर्व सेल्स हैं उनके अंदर अल्फा साइन्यूक्लिन नाम का जो सब्सटेंस है वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है। दोस्तों जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं दोस्तों, तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं आ रही है सामने कि ये जो अल्फा साइन्यूक्लिन नाम का प्रोटीन है जो अफेक्टेड नर्व सेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसका कुछ तो रोल है, क्योंकि ये ब्रेन के सिर्फ उन्हीं पार्ट्स में ज़्यादा है जो पार्ट्स का इंटरनल ऑर्गन के फंक्शंस में रोल है या कि मूवमेंट में बॉडी के कोऑर्डिनेशन में रोल है। तो अभी इस पे बल रिसर्च चल रही है और कुछ भी अगर ऐसी चीज़ आती है तो फिर पता लगेगा, फिर शायद उस तरह से कुछ मेडिसिन भी और ज़्यादा एडवांस बन सकती हैं, डिस्कवर हो सकती हैं। दोस्तों एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी के सिम्टम्स थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट होते हैं बजाय पार्किंसंस के। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट इन जनरल मतलब नॉर्मली अर्ली 50s में आते आते तक मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक डिफरेंस ये भी है कि इन जनरल जो सिम्टम्स है दोस्तों वो थोड़ा सा जल्दी स्पीड में बढ़ते हैं मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में इन कंपैरिजन टू पार्किंसंस। तो पार्किंसंस में दोस्तों स्टार्टिंग में नॉर्मली यही सारे सिम्टम्स आते हैं ना, मांसपेशियों वाले, अकड़न वाले या बहुत ज़्यादा धीमी गति से मूवमेंट वाले, कंपन वाले। फिर जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है तब फिर कुछ कुछ अंदर के फंक्शंस वाले सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। बट मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में कई बार बीमारी पकड़ में आने के 1 साल के अंदर ही वो जो भी हमारे ऑटोनोमिक फंक्शंस वाले सारे सिम्टम्स हैं ना वो सब आना स्टार्ट हो जाते हैं। और कई बार तो जब बीमारी फर्स्ट टाइम डायग्नोज होती है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में, तभी वो सारे के सारे या उनमें से कुछ जो है सिम्टम्स आ चुके हैं ऑटोनोमिक फंक्शंस वाले। दोस्तों एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि जो स्लीप वाले सिम्टम की हमने बात करी थी ना, कि अपने जो ड्रीम्स आते हैं उनको एक्ट आउट करना स्टार्ट कर देना, या स्लीपिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्श ब्रीदिंग होना, बहुत ज़्यादा स्नोरिंग होना मतलब कि खर्राटे आना, या स्लीप एपनिया हो जाना मतलब कि सोने के टाइम पे कुछ टाइम के लिए सांस रुक जाना फिर अपने आप स्टार्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें भी दोस्तों मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में होती हैं। पार्किंसंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है इन जनरल। मतलब होने को दोस्तों सोने के टाइम पे ट्रबल हो सकती है पार्किंसंस में, लेकिन इन जनरल जो मैंने ये सिम्टम्स बताए दोस्तों सोने वाले, ये मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में ज़्यादा कॉमनली, बहुत कॉमनली देखे जाते हैं इन कंपैरिजन टू पार्किंसंस। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है, डॉक्टर्स कैसे वर्कअप करते हैं इस तरह के पेशेंट्स का, जब पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स लेके आते हैं। तो दोस्तों डायग्नोसिस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर सबसे पहले बहुत ठीक से, बहुत डिटेल में आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, समझते हैं कि आपके जो सिम्टम्स हैं उनका क्या पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, आपके सिम्टम्स हैं क्या एक्चुअली, कितने टाइम से हैं, उनकी सीवियरिटी क्या है, वो सिम्टम्स का क्या एसोसिएशन है बाकी सिम्टम्स के साथ में, वो सिम्टम घटते बढ़ते कैसे हैं, ये सब कुछ समझते हैं। आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आप कौन कौन सी दवाएं वगैरह खाते हैं, आपको पहले से क्या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, वो सारी बातें समझते हैं। आपकी फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं कि आपकी जो इमीडिएट फैमिली, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या आपके भाई बहन, उनमें लोगों को किस तरह की बीमारियां हैं दोस्तों। फिर मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर्स पूरी तरह से आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे दोस्तों, वो बस कोई ना कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि ऐसा ही होता है ना, जब हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि सिम्टम्स क्या हैं, उसके बाद फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। तो फिर जो भी हमारे मन में बन रहा होता है वो चीज़ थोड़ी सी और पुख्ता होती जाती है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद दोस्तों फिर पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, मतलब कि पेशेंट का जो नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन है क्लिनिकल, वो डॉक्टर्स करते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर मन में जो भी बीमारियों की एक बन रहा होता है, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करा करके देखते हैं कि कई कई सारी बीमारी होती है जिनके सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो बीमारियां ब्लड टेस्ट में पकड़ में आ जाती हैं। मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में ब्लड टेस्ट में कोई भी चीज़ ऐसी पॉजिटिव नहीं आएगी। ब्लड टेस्ट के साथ दोस्तों ब्रेन की इमेजिंग भी करा के देखी जाती है, जैसे कि MRI ब्रेन वगैरह, CT ब्रेन। तो दोस्तों ब्रेन की इमेजिंग में कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ सकती हैं मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी की, क्योंकि जो भी वो एरियाज़ होते हैं ना जहाँ पे कि नर्व्स का डैमेज हुआ होता है, जैसे मैंने बताया था ब्रेन स्टेम, बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम वगैरह, तो उन जगहों पर एट्रोफी आ सकती है, या उन जगहों पर मतलब ऐसा पता लग सकता है कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं उनका लॉस ज़्यादा हुआ है। ठीक है, बट इन जनरल सिर्फ MRI ब्रेन देख करके कोई मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी की डायग्नोसिस नहीं बनाई जा सकती। इसकी डायग्नोसिस पूरी तरह से क्लिनिकल ही बनती है, मतलब डॉक्टर्स को इसमें क्लिनिकल वर्क ही करना पड़ता है। अब इसमें आप ये कह सकते हो कि अनफॉर्चुनेट चीज़ है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो अगर ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया बॉडी से निकल आया तो इसका मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस कंफर्म हो गई है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें कि हमारे पास कुछ एक एविडेंस हो जाता है। सपोज़ किसी को कोविड है तो टेस्ट में कोविड पॉजिटिव आ जाता है कि कोविड का वायरस जो है वो पाया गया था, या किसी को अगर डायबिटीज़ टाइप 1 है तो हमें पता है कि बॉडी में इंसुलिन नहीं है,
है ना, या बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मिनिमल मात्रा में है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जो करके ये पता लग जाए कि एग्जैक्टली पेशेंट को मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है। एक चीज़ है कि लेकिन वो चीज़ लिविंग पेशेंट्स में नहीं की जा सकती ऑब्वियसली, कि अगर ब्रेन का टिश्यू लिया जाए और उसमें देखा जाए माइक्रोस्कोप में, तो ये पता लगता है कि अल्फा साइन्यूक्लिन नाम का जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ये वाली कंडीशन सिर्फ मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में ही होती है, बट लिविंग पेशेंट में ये काम नहीं किया जा सकता। तो ये तो फिर इस बारे में डिस्कस भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक नॉलेज बढ़ाने वाली बात है। दोस्तों, ऑटोनॉमिक फंक्शंस को चेक करने के लिए डॉक्टर्स कई तरह के टेस्ट करते हैं। तो वो जो मैंने कहा था ना, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, कि जब खड़े होने पे बीपी कम हो जाता है, दोस्तों उसके लिए डॉक्टर्स टिल्ट टेबल टेस्ट करके देख सकते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों कि पेशेंट को एक मोटराइज टेबल में खड़ा किया गया और फिर उसको धीरे धीरे टिल्ट कर दिया गया ऊपर की तरफ, मतलब बांधा हुआ है ठीक से स्ट्रैप्स में 70 डिग्री के आसपास तक, और ब्लड प्रेशर लेते रहे, इस बीच में हार्ट रेट लेते रहे। तो अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि पेशेंट में ये वाली कंडीशन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ तो नहीं है ना कि अगर आप बैठे हैं, खड़े हो गए तो आपका बीपी इतना ड्रॉप हो गया। इसके अलावा भी दोस्तों डॉक्टर्स पेशेंट का लेट के ब्लड प्रेशर ले सकते हैं, मतलब पेशेंट लेटे हुए हैं, उनका बीपी ले लिया, फिर उनको खड़ा किया जल्दी से, उसके बाद बीपी ले लिया, तो उस रीडिंग में भी दोस्तों फ़र्क आ सकता है। खड़े होने पे बीपी काफ़ी कम हो गया पहले से। दोस्तों, डॉक्टर्स ये भी टेस्ट करके देख सकते हैं कि किस तरह से स्वेट का, मतलब पसीने का प्रोडक्शन हो रहा है। इससे भी पता लग सकता है, अगर पसीने का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब कुछ तो है बॉडी में। तो ऑटोनॉमिक फंक्शन अगर प्रभावित हो रहे हैं तो फिर मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, अगर बाकी सिम्टम्स का स्पेक्ट्रम भी मैच कर रहा है तो। साथ साथ दोस्तों, जिस तरह से हमारा जो बाउल है, मतलब कि जो हमारे स्टूल पास करने का सिस्टम है, उसका टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारा यूरिन पास करने का सिस्टम है, जो हमारा ब्लैडर होता है, उस चीज़ को टेस्ट करके देखा जा सकता है कि कितना कंट्रोल है कि नहीं है। तो अगर कंट्रोल वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, इसका मतलब ऑटोनॉमिक फंक्शन प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी की चांसेस हैं। दोस्तों, हमारा हार्ट भी अपने आप ही काम करता है, बिल्कुल ऑटोनॉमिक फंक्शन होता है उसका, अपने आप बीट्स आती हैं, अपने आप पंप होता है। तो हार्ट का भी डॉक्टर्स टेस्ट करके देख सकते हैं, ईसीजी करके देख सकते हैं, इको करके देख सकते हैं कि जो हार्ट के अंदर पूरी की पूरी एक्टिविटी है, जो अपने आप होती है, वो सब ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। प्लस दोस्तों, जिन पेशेंट्स को स्लीप में एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, तो डॉक्टर्स आपको स्लीप सेंटर भेज सकते हैं स्टडी के लिए। स्लीप सेंटर में या स्लीप लेबोरेटरी में क्या होता है कि जब आप सो रहे होते हैं, उस टाइम पे कई सारी मशीन्स आपकी बॉडी के साथ अटैच कर दी जाती हैं और रीडिंग्स देखी जाती हैं। तो उससे पता लगता है कि आपको सोने के टाइम वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको स्लीप एपनिया है कि नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की जो भी इसमें फाइंडिंग्स आती हैं, उससे भी डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है डायग्नोसिस बनाने की कि मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है कि नहीं है। दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई परमानेंट इलाज, कोई परमानेंट क्योर नहीं है इसके, अनफॉर्चुनेटली ऐसा अभी तक नहीं है। वो इतना है कि हाँ, मतलब जो सिम्टम्स आते हैं, जो परेशान करने वाले लक्षण होते हैं, जिससे पेशेंट की लाइफ स्टाइल अफेक्ट होती है, उन्हें मैनेज करने के लिए ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब मेडिसिन होती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बॉदरिंग चीज़ होती है स्टार्टिंग में भी और आगे भी, उसमें यही होता है कि पेशेंट जब भी खड़े हो रहे हैं तो उनका बीपी ड्रॉप हो रहा है। दोस्तों, मेडिसिन की बात करते हैं कि मेडिसिन कौन सी होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि इसमें ये वाली प्रॉब्लम जो पोस्चरल हाइपोटेंशन वाली है, वो परेशान देने वाली होती ही है। तो दोस्तों, एक स्टीरॉयड होता है जिसका नाम होता है फ्लूड्रोकॉर्टिज़ोन, वो कई बार डॉक्टर्स दे सकते हैं। तो उसका काम यही होता है कि बॉडी में थोड़ा सा वाटर और सॉल्ट को रिटेन करता है। तो अगर बॉडी में वाटर का अमाउंट ठीक ठाक रहेगा तो उससे ब्लड प्रेशर भी थोड़ा ठीक ठाक रहने की उम्मीद रहती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि एक दवाई होती है जिसका नाम है पायरिडोस्टिगमिन। डॉक्टर्स ये भी प्रेस्क्राइब करते हैं देख करके कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। पायरिडोस्टिगमिन का भी काम यही होता है कि खड़े होने के टाइम पे जो बीपी ड्रॉप हो रहा है, उसे ड्रॉप ना होने दे, उसे थोड़ा सा बढ़ा के रखे, इतना बढ़ाए कि वो बीपी नॉर्मल की रेंज में रहे। तो पायरिडोस्टिगमिन नॉर्मली लेटे हुए जो बीपी रहता है उसको कम नहीं करती है, बल्कि जो खड़े होने में बीपी कम हो जाता है उसे नॉर्मल रखने में हेल्प करती है। दोस्तों, एक मेडिसिन होती है जिसका नाम है ड्रोक्सीडोपा। ये भी दी जाती है पेशेंट्स को, इसीलिए कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कम ना हो। साइड इफेक्ट तो खैर अपने हर एक मेडिसिन के होते हैं, तो उसके बारे में मैं नहीं बात करूँगा। आपको कोई भी मेडिसिन अपने आप बिल्कुल लेने के बारे में कतई गलती से भी सोचना भी नहीं है, ठीक है। डॉक्टर्स के पास ही जाना है, डॉक्टर्स से ही कंसल्टेशन लेना है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास तो उतना ह्यूज एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता है कि क्या चीज़ किसको कितनी कब कैसे दी जा सकती है। डॉक्टर्स को हल्के में नहीं लेना है आपको। और इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं ना दोस्तों, तो किसी भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए मत चले जाइए, स्पेशलाइज्ड न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही अपना ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपको कोई आप ट्रीटमेंट सपोज़ करा रहे हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको बेनिफिट नहीं लग रहा, आपको डॉक्टर के साथ में एक रैपो नहीं बन पा रही, तो प्लीज़ एक सेकंड ओपिनियन कहीं पर भी ले लो, आप किसी दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट से। ट्रीटमेंट अपने हाथ में मत ले लो कि मैं खुद देख लूँगा, भाई यही दवाएँ तो हैं, प्लस माइनस करता रहूँगा, बिल्कुल नहीं करना है। ये ट्रीटमेंट रोकना तो खैर है ही नहीं आपको इसमें। और क्या होता है फ्रेंड्स, जो पार्किंसंस डिसीज़ वाले सिम्टम्स इसमें आते हैं ना, मांसपेशियों वाले, उनके लिए फिर इसमें वही लेवोडोपा भी दी जाती है दोस्तों, कार्बिडोपा भी दी जाती है, जो कॉम्बिनेशन होता है इसका। उससे क्या होता है कि जो भी हमारी मांसपेशी वाले सिम्टम्स हैं उसमें कंट्रोल पाया जाता है। देखा जाता है कि जो हमारी स्लोनेस है मूवमेंट के, बहुत धीमी गति से जो हमारी मांसपेशी की गतिविधियाँ हैं, उन सब चीज़ों में थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है, जो बॉडी में स्टिफनेस वगैरह होती है। लेकिन ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है जानना कि जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है तो वो सारे के सारे बेनिफिट भी दोस्तों कम होते जाते हैं टाइम के साथ साथ।
दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बीमारी आगे बढ़ने के साथ साथ कई सारे पेशेंट्स में कुछ स्वेलोइंग की मतलब निकलने की डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा ही बढ़ गई है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा ही बढ़ गई है। ऐसे में फिर मेडिसिन से काम कई बार नहीं भी चलता और कुछ ना कुछ एक सर्जिकल इंटरवेंशन कराना होता है। तो डॉक्टर्स के टच में हमेशा रहना है। जैसे मैंने बात की थी कि पुरुषों में इम्पोर्टेंस वगैरह हो सकता है, तो अगर ऐसा कोई इश्यू है तो डॉक्टर्स फिर उस तरह की दवाई देते हैं पुरुषों को इम्पोर्टेंस वाली, क्योंकि मेन चीज़ ये भी होती है कि आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो जितना सुचारू रूप से चल सके, जितना आपके मन पे इफेक्ट ना आए, जितना आप अंदर से पॉजिटिव फील कर सको, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो मरीज़ पॉजिटिव होते हैं उनकी बीमारी भी कई बार ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स करती है। एटलीस्ट आपकी जो एक्टिविटी डेली लाइफ की है वो जितनी कम से कम प्रभावित हो उतना ज़रूरी है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से इसमें हमारी मांसपेशियाँ अफेक्ट हैं तो हम जानते ही हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल थेरेपी है वो भी होना इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि हमारी मसल्स में, जैसे हम थेरेपिस्ट हमें हेल्प करते हैं बताने में कि हमें अपने मसल्स को कैसे मूव करना है, कितना ज़्यादा मूव करना है मांसपेशियों को। उससे क्या होता है कि हमारी मांसपेशियों की दोस्तों हेल्थ अच्छी बनी रहती है। प्लस हमारी बॉडी में उस तरह की जो भी स्टिफनेस वाली चीज़ होती है तो उससे हमें ये पता होता है कि हमें क्या मूवमेंट करके किस तरह के पोस्चर में रहना है, ताकि हमारा जो है लाइफ स्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ठाक चल सके, इफेक्ट ना हो। कई बार लोगों को दोस्तों स्पीच की जो प्रॉब्लम आती है, जो बोलने में ठीक से नहीं बोल पाते, ज़बान लड़खड़ाती है, तो उसके लिए हमें किसी स्पीच थेरेपिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ जाती है, जिससे कि जो हमारे बोलने का तरीका है दोस्तों वो थोड़ा सा और बेटर हो पाता है, जिसमें थोड़ा सा कम एफर्ट लगता है। दोस्तों अगर हम कॉज़ की बात करें कि ये वाली बीमारी होती क्यों है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका कोई भी कॉज़ नहीं पता लगा है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई पर्टिकुलर ये वाला कारण है जिसकी वजह से मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इस बीमारी का जो स्टेटस है ना, वो क्या रखा गया है, वो है स्पोरैडिक स्टेटस। स्पोरैडिक स्टेटस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा जेनेटिक फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा नहीं है जो इस बीमारी को पैदा करने में जो पकड़ में आ गया हो। ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई एम श्योर आपको कुछ कुछ बातें तो पता लगी होंगी मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी के बारे में। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी पेशेंट को ये बीमारी है जो आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में या किसी जानने वालों में है दोस्तों, तो आपको अगर नॉलेज है तो आप हेल्प कर सकते हो ना उनको। तो इसमें दोस्तों 100 बात की एक बात ये है कि आपको डॉक्टर्स के द्वारा बताया हुआ ट्रीटमेंट ही लेना है, और आपको ट्रीटमेंट अपने आप बंद कर दो या अपने आप स्टार्ट कर दो, कुछ भी ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको दोस्तों कुछ भी समझ में आया हो, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे साथ में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन समझ में आई है दोस्तों, प्लस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी के साथ शेयर करके फ़ायदा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।